हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज से आपके न्यू सेशन की फर्स्ट क्लास है एसएसटी की। इसमें बच्चों हम सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 रीड करेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, इसमें हिस्ट्री में आपका चैप्टर फर्स्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे। बच्चों आई होप आपने सबने ये बुक खरीद ली होगी। आपको बताया गया था फर्स्ट वीडियो में कि आपको ये सब बुक लेनी है, ठीक है। आज मैं आपको इसका फर्स्ट चैप्टर रीड करा रही हूँ जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। इसमें है राशिदा का सवाल। क्या राशिदा सवाल करती है? राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी नज़र एक निगाह जो है वो एक सुर्खी क्या होता है बच्चों? खबर, ठीक है। सुर्खी जो न्यूज़पेपर में खबरें छपी होती हैं उनको बोला जाता है सुर्खी, पर पड़ी 100 साल पहले, यानी कि 100 वर्ष पहले। वह सोचने लगी कि क्या कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। आपको पता है कि क्या हुआ था? नहीं पता है। तो ये हमें कि हमारे से पूर्व 100 साल पहले 200 साल पहले क्या हुआ, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? इतिहास से। किससे पता चलता है बच्चों? इतिहास से। इसी प्रकार से इसलिए ही हम इतिहास पढ़ते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। हम क्या करते हैं? रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति याद हो, यानी कि सब कुछ याद हो कि क्या घटना हुई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? क्योंकि कुछ व्यक्ति लिमिटेड ही तो जिंदा रहेंगे, जो व्यक्ति से भी पूछा जाए कि क्या हुआ था। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सब हमें किससे पता चलता है बच्चों? हिस्ट्री से ही पता चलता है। लोग कहाँ रहते थे? पहले बच्चों कहाँ रहते थे लोग? कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यानी कि उन्हें इकट्ठा करते थे जंगल से जो भी चीज़ें मिलती थी। वे जानवरों का आखेट, यानी कि आखेट मतलब क्या होता है? शिकार भी किया करते थे, ठीक है बच्चों। फिर आगे इसमें अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान किर्थर पहाड़ियों के पता लगाओ। बच्चों इसमें ये बताए गए हैं, ये हैं गारो पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसमें है इसी क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँवों में रहते थे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले क्या उपजाया गया बच्चों? चावल, ओके। फिर आगे इसमें सहायक नदियाँ क्या होती हैं बच्चों? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तट इलाकों के नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष हुआ। बच्चों क्या होती हैं सहायक नदियाँ? जैसे ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, एक बड़ी नदी है। अब इसमें आके इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, ये 5 नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। जब छोटी नदी किसी बड़ी नदी में अपना जल गिरा देती है तो वो उसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं, ओके बच्चों। तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, ओके, याद रखेंगे बच्चों। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य
एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी, यानी कि बहुत कष्टकारी थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम के तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आगे बच्चों, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जो पहाड़ियाँ थी वहाँ की, जिन्होंने ऐसा चाहा ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष पूर्व लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। फिर है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को इंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मैनु, जिसका अर्थ हाथ से है, निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक छाल की पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है तथा कई को नष्ट कर दी गई है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत एवं तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी ही नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप से
से बचे रहते हैं। पांडुलिपियाँ अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें बताते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करने जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों को प्रयोग सुरंग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक में शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? हमारा अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर इंगित दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वविद की सहायता से हमें जीवन को जीने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगे। इस वर्ष की है गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 का अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अन्यत्र है। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका दक्षिण मिस्र में मिलती है, जहाँ लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।